जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 2 करने वाले हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हैं और पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं, सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, हमने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों ने बहुत बढ़िया से इसको देखा, समझा भी, और अपनी जो नंबर है दोस्तों, नंबर को इंक्रीज कैसे करना है प्रैक्टिस सेट से आपको पता चलता है। देखिए, आप जितना भी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों, जो री एग्ज़ाम आया है उत्तर प्रदेश पुलिस का, आप लोग इससे चूकिए मत, बिल्कुल अपनी तैयारी में जुटे रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने दिख रहा है। एक बार सभी लोग क्वेश्चन को पढ़कर इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है, कौन सा विराम चिन्ह पूर्ण विराम के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला है। देखिए, पूर्ण विराम जो होता है इस प्रकार से होता है, तो पूर्ण विराम दोस्तों इस प्रकार से लगाते हैं, खड़ी पाई जिसको बोलते हैं। तो इसके बाद सबसे ज़्यादा प्रयुक्त इसका होता है, लेकिन इसके बाद किसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं, यह आपसे पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं पेपर में दोस्तों विराम से संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, बढ़िया से अच्छे से तैयारी करना है। देखिए, पूर्ण विराम चिन्ह के बाद कौन सा चिन्ह है जो सर्वाधिक प्रयुक्त होता है, तो अल्प विराम बोलते हैं दोस्तों। अल्प विराम, जब सेंटेंस यानी वाक्य जब आप पढ़ते चलते हैं तो अल्प विराम होता है, जहां वहां का मतलब अल्प विराम का मतलब होता है हल्का सा आपको वहां पर क्या है, रुकना है, बहुत हल्का सा मामूली सा आपको रुकना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, इस पहले विकल्प में इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर इसका जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आप कहेंगे ये जो चिन्ह है ये किसका चिन्ह है। अब देखिए, इसमें लिखा है विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। कैसे होता है विस्मयादि बोधक का चिन्ह, ऐसे खड़ी पाही और नीचे एक बिंदी होती है, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह तो बच्चा बच्चा जानता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है दोस्तों। और यह अर्ध विराम होता है, एक कामा लगा के ऊपर एक बिंदी लगाते हैं, इसका मतलब अर्ध विराम, यानी फुल स्टॉप, पूर्ण विराम से तो आधा रुकना होता है यहाँ पर। क्लियर है, बताइए, समझ में आ गया कि पूर्ण विराम चिन्ह के विराम चिन्ह पूर्ण विराम के बाद कौन सा प्रयुक्त होने वाला चिन्ह होता है, यह आपको समझ में आ गया। अल्प विराम इसका राइट आंसर है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, आइए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पर 2 आपके सामने है। चलिए, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पर एक चिन्ह दिया गया है, अधोरेखन चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। इस चिन्ह का नाम क्या है, अधोरेखन, ऐसे लगाते हैं अधोरेखन। तो इस चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसका प्रयोग वहाँ होता है जिसे जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखा गया राम, अब राम को हाईलाइट करना है तो नीचे यहाँ पर क्या लगेंगे, लगा देंगे अधोरेखन चिन्ह लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होगा कि राम हाईलाइट है, राम के बारे में विशेष है। क्लियर है, यानी महत्वपूर्ण अंश को दर्शाने के लिए अधोरेखन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा विकल्प सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इसका बिल्कुल 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 सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, बताइए दोस्तों, कोई समस्या परेशानी हो तो एक बार आप लोग हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं मेहनत ईमानदारी से, तो कोई भी दिक्कत हो रही है दोस्तों तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए, अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग हमसे व्हाट्सएप पर भी यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9794379432, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है।
कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग हम व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 प्यारे दोस्तों आपके सामने है। अब एक बार बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, अगर आपकी तैयारी, आप ये मानते हैं कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। आप सभी लोग इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं दोस्तों। सभी लोग बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। अब प्रश्न में पूछा क्या गया है, इस सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं। माँ बच्चे को सुला रही है, माँ बच्चे को क्या कर रही है, तो सुला रही है। इस वाक्य में कौन से कारक हैं, माँ बच्चे को सुला रही है तो इस वाक्य में कौन सा कारक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम कारक की बात कर रहे हैं। देखिए, माँ बच्चे को सुला रही है, सुलाने का काम किस पे हो रहा है, बच्चे पर, यानी सुला किसको जाया जा रहा है, बच्चे को। तब प्रभाव किस पे पड़ रहा है दोस्तों, कर्म पर। ठीक है, प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पर। ठीक है, जब माँ सुला रही है बच्चे को तो बच्चा सो जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पर बच्चा क्या है, कर्म है। प्रभाव, सोने का जो प्रभाव है बच्चे पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। जिस पे प्रभाव पड़ेगा वही कारक है, कर्म पर प्रभाव पड़ेगा कर्म कारक है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही है। फिलहाल दोस्तों आप ये भी समझ सकते हैं कि जो कारक विभक्ति को है, एक कर्म कारक का विभक्ति होती है, यहाँ से भी आप लोग बता सकते हैं। क्लियर है दोस्त, आगे बढ़ें, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 4 पर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों, मेरे द्वारा यह काम हुआ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। मेरे द्वारा यह काम हुआ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, बताएंगे जरा। मेरे द्वारा यह कार्य हुआ, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा कारक है, यहाँ पर दोस्तों करण कारक हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा कारक हुआ दोस्तों, करण कारक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, करण कारक। क्लियर है, बताएं, कोई समस्या। आपका आंसर क्या है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने ले रहे हैं, बताएंगे जरा इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पर प्रश्न है, मुगल सम्राटों में अकबर और ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां के नाम सबसे ऊपर है, निम्न में से मुगल का स्त्रीलिंग क्या होगा। देखिए दोस्तों, मुगल का स्त्रीलिंग आपसे पूछ लिया है, तो मुगल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा आपको बताना है। प्यारे दोस्तों, मुगल का स्त्रीलिंग होगा मुगलानी। कौन सा नी, तो मुगलानी, मुगल का स्त्रीलिंग हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्यारे साथियों, कुछ आनी शब्द लगाकर, आनी शब्द नहीं बोलेंगे, आनी प्रत्यय लगाकर कुछ स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे जैसे दोस्तों नौकर, जैसे नौकर, नौकर। ठीक है, नौकर। तो नौकर का जब आप स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नौकरानी, नौकरानी, नौकरानी। इसी प्रकार देवर, देवर, देवर का स्त्रीलिंग बनाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, देवरानी, देवरानी। इसी प्रकार सेठ, सेठ भी है, सेठ का जब आप स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा, सेठानी। ठीक, आनी शब्द लगाकर आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर मुगल की बात आया था तो मुगल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, मुगलानी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, देखिएगा यहाँ पर आपके सामने अगला प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है, गाय का पुल्लिंग क्या होगा। गाय का दोस्तों पुल्लिंग बताना है आपको क्या होगा। तो गाय का पुल्लिंग यानी पुरुष बताना है, तो गाय का पुल्लिंग क्या हो जाएगा इसका, गाय का पुल्लिंग क्या होगा दोस्तों, गाय का पुल्लिंग होता है बैल। क्या होता है,
बैल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। गाय का पुल्लिंग क्या होता है? तो आपका जवाब होगा बैल होता है। क्लियर है भाई? अगला प्रश्न, चलिए इसका बताइए क्या इसका उत्तर होगा। कामना शब्द का उचित बहुवचन बताइए। कामना शब्द का उचित बहुवचन शब्द बताइए। कामना शब्द का उचित बहुवचन क्या होगा? देखिए कामना का बहुवचन क्या होता है तो याद रखेंगे कामनाएं होते हैं, कामनाएं। ठीक है, इस प्रकार से इसकी वर्तनी हो जाएगी, कामनाएं यहाँ पर ऐसे होता है। क्लियर है? बताइए कामनाएं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा कामनाएं। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए भैया। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने। यहाँ पर बोला गया है योद्धा का बहुवचन क्या होगा। ये जो योद्धा है, योद्धा का आपसे पूछा गया है बहुवचन क्या होगा। योद्धा का दोस्तों बहुवचन क्या होगा? तो योद्धा का बहुवचन योद्धा ही होता है। योद्धा का बहुवचन क्या होता है? योद्धा ही होता है, इसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। योद्धा का बहुवचन क्या होता है दोस्तों? योद्धा का बहुवचन योद्धा ही होता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम लोग 9वें प्रश्न पर आ चुके हैं और 9वां प्रश्न में बोला गया है निम्न में से अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, गलती आप लोग कर देते हैं, बस अमृत शब्द का पर्यायवाची आप ये नहीं देखते हैं, बस कौन आप ये ढूंढने लगते हैं कौन सा है। तो पहले आप प्रश्न को पूरा पढ़िए। यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है निम्न में से अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा बताना है इसमें अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताएंगे जरा। तो अमृत देखिए पीयूष होता है, ठीक है, अमीय होता है, अमी भी होता है, लेकिन दोस्तों विभु जो है विभु नहीं होता है, विभु नहीं होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, विभु जो है दोस्तों नहीं होता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से असंगत पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से असंगत पर्यायवाची शब्द है। प्यारे दोस्तों असंगत बताना है तो यहाँ पर पहले देख लीजिए। यहाँ पर मृग का हिरन होता है, बात सही है। मोर का केकी भी होता है, तोता का कीट होता है, लेकिन नग नट नहीं होता है, नग नट नहीं होता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, यह संगत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है नग नट। ठीक है, ये संगत पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी। आइए दोस्तों 11वें क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उच्छ्वास किसका विलोम है। प्यारे दोस्तों उच्छ्वास बताना है आपको किसका विलोम है। देखिए उच्छ्वास विलोम किसका है। उच्छ्वास मतलब होता है दोस्तों सांस को ऊपर की ओर खींचना। ठीक है, जैसे मान लीजिए जब श्वसन होता है तो एक होता है श्वसन उच्छ्वास, एक होता है निश्वसन। ठीक है, मतलब एक ऊपर की ओर खींचते हैं, एक बाहर छोड़ते हैं। तो उच्छ्वास का मतलब होता है सांस को ऊपर की ओर खींचना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा निःश्वसन हो जाएगा दोस्तों। निःश्वसन ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, निःश्वसन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पर नूतन का विलोम बताइए। प्यारे दोस्तों नूतन का विलोम बताना है। तो नूतन का विलोम क्या होता है बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों। नूतन का विलोम होता है पुरातन। कौन सा तन? तो आपका जवाब होगा सर पुरातन। नूतन का विलोम क्या होता है? तो पुरातन होता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग।
अगले प्रश्न पर आ गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर यहाँ पर 13 है। राम नई पुस्तक लाया, इस वाक्य में राम क्या है? राम नई पुस्तक लाया है, तो इस वाक्य में बताना है आपको राम क्या है। तो राम सीधी सी बात है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। राम तो नाम है, राम तो नाम है, तो कौन सा नाम? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राम क्या है तो बताएंगे व्यक्तिवाचक एक संज्ञा है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं? शब्दों का रूप अगर समान है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अव्यय कहते हैं। कौन सा व्यय? तो आप बताएंगे अव्यय। कौन सा व्यय? तो अव्यय। जिन शब्दों का रूप सदैव ही समान रहता है, नहीं बदलता है, कारक विभक्ति के बदलने से नहीं बदलता है, लिंग वचन बदलने से नहीं बदलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है भैया आपके सामने। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। वाक्य, सोहन ने मोहन को थप्पड़ मारा, निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? सोहन ने मोहन को थप्पड़ मारा है, तो ये किस क्रिया का उदाहरण है दोस्तों? यह आपको बताने हैं। किस क्रिया का उदाहरण है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, सोहन ने मारा है किसको? मोहन को। ठीक है, क्या मारा है? थप्पड़ मारा है। इसमें क्या है? एक कर्म है, और मोहन भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर्म इसमें दो मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये द्विकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है दोस्तों? द्विकर्मक क्रिया है यहाँ पर, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो यहाँ पर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर दिया गया है, दिया गया वाक्य किस पक्ष का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे क्या है दोस्तों? मैदान में खेल रहे हैं। तो इसमें आपको बताना है किस पक्ष का यह उदाहरण है। तो देखिए, यह मैदान में खेल रहे हैं, तो मैदान क्या है? स्थिति है उसका बता रहा है, तो इसका मतलब स्थित्यात्मक पक्ष का यह उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मौसमी किस प्रकार का विशेषण है? मौसमी जो है दोस्तों, वह किस प्रकार का विशेषण है? तो यहाँ पर देखिए, मौसमी जो है यह गुण बता रहा है, तो इसका मतलब इसमें गुणवाचक विशेषण है दोस्तों। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। यह वही पुस्तक है जो मुझे नहीं मिल रही थी। यह वही पुस्तक है जो मुझे नहीं मिल रही थी दोस्तों। ये वही पुस्तक है जो मुझे नहीं मिल रही थी। तो जो सो का संबंध कहाँ होता है? संबंध कारक में, संबंध सर्वनाम में, संबंधवाचक में। ठीक है, संबंध बनाने का काम करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए प्यारे दोस्तों, द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है? द्वंद्व समास किस शब्द में दोस्तों नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे मंत्री परिषद जो है, इसमें द्वंद्व समास नहीं है। मंत्री परिषद में द्वंद्व समास नहीं है, यही इसका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है यहाँ पर, बताइए किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास है? किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास है? बताइए किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास है? तो यहाँ पर याद रखेंगे गुण युक्त। कौन सा युक्त है? तो गुण युक्त, इसमें कर्ण तत्पुरुष समास है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 यहाँ पर दिया गया है, आपके सामने है। देखिएगा, इसमें पूछा गया है अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी जो शब्द है दोस्तों, उसमें कौन सा समास है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, चलिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है आपके सामने। चलिए बताइए इसमें क्या उत्तर होगा। यहाँ पर प्रश्न आपके सामने दिया गया है वन प्लस औषधि संधि विच्छेद किसका उदाहरण है? यानी यहाँ पर संधि विच्छेद दिया गया है, आपको क्या करना है, इसका संधि विच्छेद दिया गया है, आपको संधि करना है। सॉरी दोस्तों, संधि नहीं करना है, किस संधि का उदाहरण है, संधि का नाम बताना है, किस संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो किस संधि का उदाहरण है? वन धन औषधि। ये दोस्तों गुण संधि का उदाहरण है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, गुण संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जहां अ की मात्रा होती है वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है दिए गए प्रश्न में मुहावरों एवं लोकोक्तियों का सही विकल्प छांटिए। देखिए, भूले दुख की याद दिलाना, जो दुख भुला दिया गया है उसको याद दिलाना, इसका जो मुहावरा है, तो इसका आपको बताना है इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, बताइए कौन सा उत्तर सही है। भूले दुख की याद दिलाना मतलब अल्प समय के लिए लाभ नहीं। बहुत कंजूस होना, ये भी नहीं सही है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। अपराधी सदा शक्ति रहना, ये भी सही नहीं है। मतलब इसमें कोई भी विकल्प क्या है, सही नहीं है। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4। अब आप लोग बताएंगे कि भूले दुख की याद दिलाना का इसका अर्थ, इसका जो लोकोक्ति है, कौन सी लोकोक्ति या मुहावरा है, बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। चलिए देखिएगा, दिए गए प्रश्न में मुहावरों एवं लोकोक्तियों का सही विकल्प छांटिए। देखिए, चूना लगाना, चूना लगाना दोस्तों, क्या लगाना? चूना लगाना। नहीं कहते हैं चूना दम लगा दिया हमें। ठीक है, चूना लगाना मतलब इसका आपको बताना है मुहावरा क्या होगा। इसका मतलब चूना लगाने का मतलब क्या होता है दोस्तों? चूना लगाना मतलब क्या होता है? धोखा देना। ठीक है, धोखा देना। चूना लगाना का मतलब क्या होता है दोस्तों? धोखा देना, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही है। ठीक है भैया, धोखा देना। देखिए, चूना लगाना है, कभी कभी आप लोगों ने जब आप कभी क्या होता है कि आप किसी कोई आपकी जब गर्लफ्रेंड जो होती है, तो आप लोग सोचते हैं आपकी है, क्योंकि दोनों लोगों में घनिष्ठता होता है। आप सोचते हैं कि वो हमें नहीं छोड़ के जाएगी। ठीक है, और एक समय ऐसा आता है दोस्तों, वह बिल्कुल ही बदल जाती है, और यह बिल्कुल ऐसा बदल जाती है कि पता ही नहीं चलता है वह कभी आपको जानती भी थी कि नहीं जानती थी। ठीक है, तो ऐसा होता है दोस्तों, लाइफ में ये सब होती हैं, ये सब घटनाएं दोस्तों होती रहती हैं। फिलहाल ऐसा तो नहीं करना चाहिए, किसी को किसी के जज्बात के साथ नहीं खेलना चाहिए, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए दोस्तों। लेकिन हो जाता है, ऐसा करते हैं सब लोग, धोखा देते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? चूना लगाना। ठीक है, चूना लगाना होता है मतलब धोखा देना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा आप लोगों से बताएंगे कि ज़्यादा दोस्तों आप लोग विश्वास नहीं करेंगे अपने गर्लफ्रेंड पर, वो कभी आपको छोड़ के जा सकती है। आप लोग देखते कर रहे हैं यहाँ पर
खिलाड़ी है, एक क्रिकेट खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, 2 करोड़ की संपत्ति है, उसके बावजूद भी उसको उसके साथ यह हुआ है। ठीक है, तो आप लोग किसी को अपना न मानकर आप बस अपने काम में लगे रहिए। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेताजी भाषण देते हैं, यह वाक्य किस काल में है? नेताजी दोस्तों क्या देते हैं? भाषण दे रहे हैं, देते हैं। तो ये जो वाक्य दिया गया है दोस्तों, ये किस काल में है, यह आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो नेताजी भाषण देते हैं, सिंपल सी बात है, ये वर्तमान काल की बात है, वर्तमान काल में बोला जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। वर्तमान काल सही इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, एक बार पहले पढ़ लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा लंबा लिखा गया है, तो एक बार आप लोग पहले पढ़ लीजिए, ऊपर से नीचे यहाँ पर आइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार हैं। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्यकार हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र और अज्ञेय कृष्णा सुबाती। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, यह आपसे यहाँ पर पूछा गया है। चलिएगा अब आइए यहाँ पर, आइए देखिए किसको किसको मिला है। तो किसको किसको मिला है दोस्तों, एक बार देख लेंगे सभी लोग, किसको किसको मिला है एक बार बता दें आपको। चलिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों, ये किन किन लोगों को दिया गया है, एक बार जरा देखेंगे सभी लोग। एक बार देखेंगे दोस्तों किसको किसको दिया गया है। देखिए, एक ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है सुमित्रानंदन पंत को, अज्ञेय को और कृष्णा सुबाती को, यानी BDE इसका राइट आंसर होगा। BDE इसका राइट आंसर होगा। इस सुमित्रानंदन पंत जो है दोस्तों, किसके लिए मिला है इसको? चिदम्बरा के लिए, चिदम्बरा के लिए दिया गया है सुमित्रानंदन पंत को। और वहीं पर अज्ञेय को किसके लिए दिया गया है? तो अज्ञेय को दिया गया है दोस्तों, कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार, अज्ञेय को दिया गया है इसके लिए। और यही कृष्णा सुबाती की बात करते हैं, संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया है। अब देखिए, चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को कब दिया गया है? तो यह दिया गया है 1968 को। कब दिया गया है दोस्तों? 1968 को दिया गया है सुमित्रानंदन पंत को। और वहीं पर अज्ञेय को कब दिया गया है? तो 1978 को दिया गया है अज्ञेय को, 1978। और कृष्णा सुबाती को यह दिया गया है 2017 में, 2017 में कृष्णा सुबाती को दिया गया है। तो BDE इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब देखिए किस विकल्प में है यहाँ पर, तो आप लोगों के सामने है विकल्प नंबर BDE, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, देवनागरी अंक कितने अंक होते हैं? देवनागरी अंक कितने होते हैं दोस्तों? देवनागरी जो अंक लिखे जाते हैं वो कितने होते हैं? तो देखिए 0 से स्टार्ट होता है, 0 है, ठीक है, 1 है, कहाँ तक? 9 तक। ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, हिंदी में लिखा जाता है, तो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो 1 से लेकर 9 तक हो गया, 0 को मिलाएंगे 10 हो जाएगा। तो टोटल कितने अंक हो गए देवनागरी के? तो 10 अंक हो गए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। देवनागरी के कितने अंक हैं? तो बताएंगे 10 अंक हैं, 0 से लेकर 9 तक। चलिए अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, शेखर एक जीवनी
किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? शेखर एक जीवनी दोस्तों ये किसका प्रसिद्ध उपन्यास है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ये उपन्यास दोस्तों है अज्ञेय जी का। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, अज्ञेय। क्लियर? बताइए कोई समस्या है तो। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने है। यहाँ पर पूछा गया है सतोगुण से युक्त वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द इनमें से कौन सा है? सतोगुण से युक्त मतलब इसका सही अर्थ, सार्थक अर्थ वाला शब्द कौन सा है, यह आपसे पूछा गया है। तो सतोगुण से युक्त का मतलब होता है सात्विक। क्या होता है दोस्तों? सात्विक। सभी गुणों से युक्त होता है उसे सात्विक कहते हैं। तो सात्विक यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भैया, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित प्रश्न में शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अर्थ भेद का चयन करना है, ठीक है, बताइए। देखिएगा सामर्थ्य का मतलब यहाँ पर है प्रश्न, यहाँ पर है अभिराम अविराम, अभिराम अविराम, ठीक है। सार्थक का उन्नति, लगातार का सुंदर, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सुंदर का लगातार, सुंदर का लगातार, सुंदर लगातार, ठीक है। ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही उत्तर है, सुंदर लगातार, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न नंबर 31 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पानी का अनेकार्थक शब्द नहीं है? कौन सा विकल्प है दोस्तों जो पानी का अनेकार्थक शब्द नहीं है? देखिए चमक मतलब पानी होता है, इज्जत मतलब पानी होता है, जल मतलब पानी। देखिए नहीं कहते हैं इज्जत उतार दे पानी उतार दे, ठीक है, लेकिन संजीवनी का मतलब पानी नहीं होता है, ये पानी का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 संजीवनी, ठीक है। संजीवनी का मतलब क्या होता है? पुनः जीवित करने की इच्छा, विधा जो होती है, विद्या जो होती है उसको बोलते हैं संजीवनी, ठीक है। हनुमान जी जब गए थे लेने, जब लक्ष्मण को बाण लगा था तो संजीवनी आने गए थे, ठीक है। तो क्या होता है? पुनः जीवित करने की जो विधा होती है उसको संजीवनी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। अब ये 32 से 36 तक एक गद्यांश दिया गया है, तो सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़िए। गद्यांश पढ़िए। माटी के बर्तनों और माटी के मूर्तियों की एक सुदृढ़ परंपरा हमारे देश में रही है। आधुनिक ज़माने में भी माटी की यह महिमा हमारे देश में कम नहीं हुई है। आधुनिक उपकरणों ने शहरी जीवन में माटी की जगह भले ही कुछ छीनी हो, लेकिन यहाँ भी कम से कम पानी से भरा मटका अभी भी बचा हुआ है, जिसका पानी बहुतों को शीतलता देता है। माटी के गमले भी क्या शहर क्या गांव सब जगह दिखाई पड़ते हैं। माटी की सज्जात्मक वस्तुएं भी शहरों में काफ़ी बिकने लगी हैं, लेकिन माटी की चीज़ों के इस प्रचलन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि हमारे कुंभकार की हालत बेहतर हो गई है। यह एक सच्चाई है कि अब कुम्हार जो है दोस्तों, कुम्हार के पेशे को स्वयं कुम्हारकारों की नई पीढ़ियां चाव से नहीं अपनाना चाहती हैं। अब भी एक सच्चाई है कि और चीज़ों की कीमतें चाहे जितनी बढ़ी हों, लेकिन मिट्टी के बर्तनों और मिट्टी से बनाई गई चीज़ों की कीमतें बढ़ी भी हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं।
हम सबके मन में हम सबके मन में रहता है कि क्या हुआ, यह माटी का ही तो है। सच पूछिए तो बहुत ज़्यादा राशि की उम्मीद भी कभी करता भी नहीं रहा। और कुंभकार ने माटी से बहुत गहरे लगाव और प्रेम का रिश्ता रखा। ये था दोस्तों यहाँ पर गद्य। अब इसी से रिलेटेड प्रश्न है आपके सामने आएंगे, चलिएगा। अब देखिए उसी से गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न है यहाँ पर। व्याकरणिक कोटि की दृष्टि से कौन सा शब्द भिन्न है? कौन सा शब्द दोस्तों क्या है इसमें भिन्न है? तो यहाँ पर देखेंगे मटका जो है दोस्तों, मटका भिन्न नहीं है, सॉरी मटका भिन्न है, तो मटका अलग है इसमें, ठीक है, मटका नाम नहीं आया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए। प्रत्यय के संबंध में शीतलता का विग्रह क्या है? प्रत्यय के संबंध में शीतलता का विग्रह क्या है? शीतलता का विग्रह बताना है प्रत्यय के संबंध में। प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है। प्रत्यय दोस्तों हमेशा कहाँ लगता है? तो बाद में लगता है। तो क्या इसका उत्तर होगा शीतल, शीत धन ल धन ता, शीतलता, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न। कुंभकार अपनी बनाई गई वस्तुओं के लिए अधिक राशि की आशा क्यों नहीं रखता है? बताइए क्यों नहीं रखता है? क्योंकि उसे मिट्टी से बहुत प्रेम और लगाव है। कुम्हारकार जो होता है दोस्तों उसे मिट्टी से बहुत प्रेम होता है, लगाव होता है, इसलिए वह कीमत पर विशेषकर ध्यान नहीं देता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए भैया। शहरी जीवन में मिट्टी से बनी चीज़ों का महत्व क्यों घटा है? जो शहरी जीवन है, मिट्टी से बनी जो चीज़ें हैं उससे महत्व घट गया है। क्यों? क्यों घट गया है? क्योंकि आधुनिक उपकरणों का प्रचलन है। आधुनिक उपकरण का प्रचलन हुआ है, इसलिए मिट्टी की जो चीज़ें हैं उसका महत्व क्या हुआ है? घट गया है, कम हो गया है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है दोस्तों? सही है। तो आधुनिक ज़माने में भी मिट्टी की महिमा कम नहीं हुई, यही क्या है? इसका सही कथन है। यही क्या है दोस्तों? सही कथन है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 37 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज के सेट का यह लास्ट प्रश्न है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। देखिए सामूहिक, सामूहिक कैसे लिखा जाता है? तो सामूहिक दोस्तों इस प्रकार से लिखते हैं, याद रखिएगा। सामूहिक ऐसे लिखा जाता है। तो सामूहिक इस प्रकार से किस ऑप्शन में लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर लिखेंगे 4 में लिखा गया है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो हम लोग 37 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। आपने जो पढ़ा है, जहां से पढ़ा है, उसका प्रैक्टिस करने का आपके लिए बेहतर यह एक प्लेटफॉर्म है। तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा दोस्तों। जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।